अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। एस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान को मज़ीद स्पेस देने से इनकार, हतमी वार्निंग जारी कर दी और ये भी बता दिया कि जनाब अब आपको मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक रेड लाइन को खींच दिया गया है और इमरान खान साहब को कहा गया है कि ये वो रेड लाइन है, अगर इसको इस मर्तबा आपने क्रॉस किया तो उसके बाद फिर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और वो कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतना पड़ेंगे। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वाज़े और दो टोक पैगाम पहुंचा दिया गया है कि लॉन्ग मार्च के चक्कर के अंदर फसाद फैलाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती और इस रवैये को भी किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एहतजाज करना आपका हक है, जमहूरी जो असूल हैं उनके मुताबिक आप एहतजाज करें, यहाँ तक ओके है। लेकिन अगर आपने अनारकी फैलाने की कोशिश की, अगर आपने फसाद फैलाने की कोशिश की तो फिर उसके रास्ते को रोका जाएगा, हर कीमत पर रोका जाएगा। इसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब की तरफ से खत लिखने पर भी इजहार नापसंदीदगी किया है और इस हवाले से ये बात भी उनकी ठीक है कि भाई अगर आपको कोई मसला है, अगर आपको चीफ मिनिस्टर पंजाब के इंतखाब पर कोई इशू है, आप ये समझते हैं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब का जो इंतखाब है वो मुरवजा तरीक़ाकार के मुताबिक नहीं है, तो भाई अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वहाँ पर जाके उनके इंतखाब को चैलेंज करें। यह क्या तरीक़ाकार है, जितने मुँह चुका तो खत लिखता। अब अजीबोगरीब ये रविश पैदा हो गई है। इस सारी सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान को ताज़ा तरीन वार्निंग देने की ज़रूरत क्यों पेश आई और उनको ये वार्निंग किसके ज़रिए मिली। इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के लिए रेड लाइन क्यों खींची और ईद के रोज़ उमर चीमा साहब की इस्लामाबाद में किस अहम शख्सियत से मुलाकात हुई और क्यों, और क्या ये जो आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, इनको जो ख़त लिखा गया है गवर्नर पंजाब उमर चीमा साहब की तरफ से, क्या ये ख़त इसी मुलाकात का ही जो रिज़ल्ट है वो है। सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन इस खबर के साथ जुड़ी हुई एक और ख़बर है जो आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि इमरान खान के एक करीबी साथी ने भी लॉन्ग मार्च के इशू को लेकर इमरान खान साहब को के लिए ख़तरे की टल्ली खड़का दी है और उनका कहा जनाब ये ख़तरा है, ध्यान से जाना, लॉन्ग मार्च से ध्यान से करना, सूरत हाल अगर ख़राब हो गई तो तुम्हारे काबू में भी नहीं रहेगी और इसका नुकसान सबसे ज़्यादा इमरान खान को ही होगा, क्योंकि उनके लिए फिर बहुत सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, वो नापसंदीदा करार पाएंगे। और ये जो इंकशाफ है या ये जो इमरान खान साहब को जो वार्निंग जारी की गई है, जो इंतबाह जारी किया गया है, जो उनके लिए रेड लाइन ड्रॉ की गई है, ये इसका पैगाम शेख रशीद अहमद साहब ने इमरान खान साहब तक पहुंचाया और शेख रशीद अहमद साहब ने कहा कि इमरान खान को मुतनब्बे करते हुए, उनको वार्न करते हुए, उनको उनकी तरफ बाज़ाब्ता तौर पर इशारा करते हुए कहा है कि पीटीआई लॉन्ग मार्च करे, लेकिन इस लॉन्ग मार्च के नताइज उल्टे भी पड़ सकते हैं। लॉन्ग मार्च खौफनाक, तशवीशनाक और गंभीर हो सकता है और हालात ख़राब हो गए तो हालात को कंट्रोल करना इमरान खान के बस की बात भी नहीं रहेगी। शेख रशीद ने ये एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बहुत सारी चौंका देने वाली बातें भी की, जिसका इजहार मैंने भी आपके साथ किया। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत की कारकर्दगी और गैर मुल्की साजिश का बयानिया भी मुकम्मल तौर पर यूँ फाड़ के ना रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। उनका कहना था ये तो अल्लाह का शुक्र है कि ये ख़त वाला मामले को इमरान खान ने बना भी लिया और इसको इस्तेमाल भी कर लिया, अदरवाइज़ अगर ये वाला मामला ना होता, तरीक़े अदम एतमाद वाला मामला या ये ख़त वाला मामला ना होता, तो हमें अपनी कारकर्दगी के बल पर जाना पड़ता है इसमें इलेक्शन में, और अगर हम अपनी कारकर्दगी के बल पर एक इलेक्शन में जाते तो हमें अंडे और टमाटर पड़ने थे और हमारा इलेक्शन बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाना था। उन्होंने कहा मैं अपनी हद तक तो यकीन से कहता हूँ कि मैंने हार जाना था, मैं जीत नहीं सकता था, क्योंकि जो कारकर्दगी है यकीनी तौर पर वो तो मुंह बोलती है। उन्होंने कहा जी मैं तो मौजूदा हुकूमत का, शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि शुक्र है इस हुकूमत से हमारी उन्होंने जान छुड़ाई है। इतनी बुरी हुकूमत थी कि अगर इसमें रहते तो हमें इसके नताइज भुगतना पड़ते। साथ उनका ये कहना है शेख रशीद का कि हुकूमत फंस गई है, 2 वोट की अक्सरियत से इम्पोर्टेड हुकूमत को लाया गया। कोई भी जमात, चाहे MQM है, बाप है, GDA है, सालिक साहब हैं, चीमा साहब हैं, इनमें से कोई भी अलग हो जाए तो ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। ये तो ग़ुलाम हुकूमत है जो लेटी हुई है, जैसे कहा जाएगा वैसा किया जाएगा। अब इसका मतलब ये है शेख रशीद साहब की, अगर हम इन बातों पर अगर थोड़ा सा गौर करें 1 मिनट के लिए तो हमारे सामने बहुत सारी परतें खुल जाती हैं। नंबर 1, इमरान खान साहब ने नहायत चालाकी के साथ
जो सूरत हाल है उसको एक्सप्लॉइट भी किया और अपने हक में उसको टर्न अराउंड भी किया, जो सिचुएशन है उसको अपने हक में। और उसके लिए उन्होंने जो सोशल मीडिया है जिसके ऊपर उन्होंने अपने इक़्तिदार के 3.5 साल में एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट की है, जिसकी अब बेशुमार दास्तानें सामने आ रही हैं। कायमा कमेटी के अंदर भी इस हवाले से सवाल पूछे गए हैं, तो पता चला जनाब कि वो जो बंदे इस वक्त सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं उनको उनके मुख्तलिफ डमी प्रोजेक्ट्स के ऊपर करोड़ों रुपए दिए गए थे, और उन करोड़ों रुपए का हिसाब देने के लिए शिबली फराज साहब जो उस वक्त मिनिस्टर थे, वो कमेटी के मेंबर थे, वो कमेटी में वो दस्तावेज़ात को पेश करने के लिए ही तैयार नहीं होते थे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मिस्टर क्लीन का एक इमरान खान साहब लेके तासुर आ रहे हैं, वो तासुर एक तो बिल्कुल गलत है, और सरकारी वसाइल को उन्होंने खुद अपनी प्रोजेक्शन के लिए इस्तेमाल किया। अब इमरान खान साहब का जो सारे का सारा बयानिया है वो चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, और सोशल मीडिया से हटकर इसके ऊपर किसी किस्म की कोई बात नहीं होती। और वो तमाम लोग जो इस सूरत हाल से आगाह हैं, वो तमाम लोग जो इमरान खान साहब की हुकूमत की बैड गवर्नेंस के ऐनी शाहद हैं, उसका हिस्सा रहे हैं, जब वो इस बात का इजहार करते हैं कि जनाब अगर हमें अपनी हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर जाना पड़ता है इलेक्शन में तो हमें अंडे और टमाटर पड़ते। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खुद इमरान खान के हुकूमत के अंदर जो रहने वाले लोग हैं, जो उनके करीब तरीन अलाइज हैं, जो उनके दाएं बाएं बैठ के हर एक अच्छे बुरे में उनको मशवरा देते हैं, उनकी क्या राय है। इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब ने ये साजिश कुछ नहीं है। इमरान खान साहब ने इस बयानिए को घड़ा ताकि वो अपनी हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर पर्दा डाल सके, अपनी हुकूमत के गंद को छुपा सके, क्योंकि अपनी हुकूमत की कारकर्दगी दिखाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसको वो कह सकें कि ये मेरा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। अगर उनके पास प्रोजेक्ट है तो लंगर खाने हैं या उनके पास पनाहगाहें हैं, इसके अलावा उनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि एहसास प्रोग्राम भी माजी का प्रोग्राम है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम को चेंज करके एहसास प्रोग्राम रखा गया। अदरवाइज़ कोई और ऐसा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट नहीं है इमरान खान साहब के पास जिसको वो अपने लिए किसी माइलेज के तौर पर ले सकें। अब अगर हम देखें ख़त कहानी, तो ये ख़त कहानी भी हमारे सामने बहुत ज़्यादा खुल के, एक गैर मुल्की साजिश या गैर मुल्की मुदाखलत का जो ख़त आया था, उस ख़त को लेकर हमने मुल्क की आज़ादी को गिरवी रखने का एक बयानिया घड़ा। लेकिन जो ख़त हम खुद तहरीर करवा रहे हैं, चाहे वो शीरी मज़ारी करें चाहे वो उमर चीमा करें, दोनों ही खतूत जो है वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान के हालात से कंपेटेबल नहीं करते। ख़ासतौर पर उमर चीमा साहब का जो ख़त है वो तो सरीहन एक आइनी ओहदेदार की तरफ से एक ऐसी शख्सियत को लिखा जा रहा है ख़त जिसका इस जो इंतखाबियों में है चीफ मिनिस्टर का, उससे कोई लेना देना नहीं बज़ाहिर, लेकिन उनको ख़त लिखा गया। तो इसका मतलब यह है कि आइनी ओहदेदार ने अपना जो हल्फ है उसके उन्होंने रूगर्दानी की, जबकि शीरी मज़ारी ने तो पूरी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान के हालात के अंदर इन्वॉल्व करने की कोशिश की, चाहे वो यूएन के सेक्रेटरी जनरल हो एंटोनियो गुतेरेस या वो ह्यूमन राइट्स कमेटी हो यूनाइटेड नेशंस की। उन सब को अगर हम ख़त लिखेंगे और उनको ये बताएंगे कि पाकिस्तान में मज़हब को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, पाकिस्तान में मज़हब के नाम पर बने गए कवानीन को सियासी मुखालफिन को कुचलने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि हम इंटरनेशनल कम्यूनिटी की पाकिस्तान के बारे में मौजूद राय को मज़ीद तक़वियत देंगे, चाहे वो फैटफ का प्लेटफॉर्म हो या कोई और फोरम। वहाँ पर हमारे लिए जो मुश्किलात हैं उसमें इजाफा करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे खतूत लिखकर पाकिस्तान की किसी भी तरीके से कोई खिदमत नहीं की जा रही। अब ईद वाले दिन उमर सरफराज चीमा साहब जो गवर्नर पंजाब हैं, वो स्पेशली ईद की नमाज अदा करने के बाद जाते हैं इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद में उनकी मुलाकात होती है अपने जो अहम हुकूमती ओहदेदार है यानी सदर आरिफ अलवी साहब। आरिफ अलवी साहब की उनके ईवान सदर के में मुलाकात होती है, और इस मौके पर बाबर अवान साहब भी मौजूद होते हैं, और ये तीनों मिलकर गौर करते हैं कि किस तरीके से पंजाब के अंदर जो आइनी बहरान है या बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है उसको और किस तरीके से ट्रिगर किया जाए। क्योंकि परवेज़ इलाही साहब खुद अपने एक इंटरव्यू के अंदर इस बात का इजहार कर चुके हैं कि अभी सदर साहब की तरफ से कार्रवाई होना बाकी है, और सदर साहब ने अभी अपना रोल प्ले करना है, यानी अभी कुछ ऐसा है
PTI के अंदर, और PTI के जो हाई अप्स हैं वो कुछ ऐसी कार्रवाई का सोच रहे हैं जिसके नतीजे में सदर साहब कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे जिसके नतीजे में पंजाब के ऊपर बहुत बड़ी ज़क आएगी। अब अगर उमर चीमा साहब की सदर साहब के साथ मुलाकात हुई है, और मुलाकात यकीनी तौर पर पंजाब के एजेंडे पर हुई होगी, क्योंकि उमर सरफराज चीमा तो इस वक्त नूरी नत का रोल अदा कर रहे हैं, और नत के साथ चूँकि वो मिले हुए हैं लिहाजा उन्होंने नत ही रहना है। परवेज़ इलाही चूँकि नत हैं, लिहाजा उमर चीमा साहब भी नत बन के तो मौला जट फिल्म का मुकम्मल तौर पर शो चलाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए जो मुलाकात हुई उस मुलाकात के अंदर ये तमाम चीज़ों को तय किया गया कि एक ख़त लिखेंगे उमर सरफराज चीमा साहब सदर साहब को, और वहाँ पर जो मौजूदा हालात हैं उससे उनको आगाह करेंगे, और इसके साथ साथ एक ख़त लिखेंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। फिर उसके बाद वो एक ट्वीट भी करते हैं और बाज़ाब्ता तौर पर एक बयान भी जारी करते हैं जिसके अंदर वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुतालबा करते हैं कि मुझे एक सूबेदार और चंद जवान दे दें, मैं हमजा शहबाज को गिरफ्तार करके जेल में डाल दूंगा। अब ये मुतालबा किया जा रहा है पाकिस्तान के सूबे पंजाब के सबसे बड़े आईनी ओहदेदार यानी गवर्नर पंजाब की तरफ से। किससे? फ़ौज से, कि आप हमें अपने जवान दें ताकि हम ये वाला काम कर सकें। अब पाक फ़ौज के लोग इस काम के लिए रह गए हैं कि वो गवर्नर के गैर आईनी अहकामात को माने। ये सिचुएशन किसी भी तौर पर दुरुस्त नहीं है, और ऐसा मुतालबा करना जो उमर सरफराज चीमा साहब हैं उनकी तरफ से सरीहन आइन की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि इनकी आइन की खिलाफ वर्जी के बारे में तो अब हाई कोर्ट की तरफ से भी एक फ़ैसला आ गया था, जिसको बाद में उसके जो पैराग्राफ नंबर 9 है उसको डिवीज़न बेंच की तरफ से, नज़र सानी बेंच की तरफ से उसको मुअत्तल किया गया, लेकिन अभी तक वो मौजूद है, क्योंकि जिस लम्हे वो पैरा 9 बहाल हो गया उमर साहब का तो मुश्किल सूरत हाल से वो दो चार हो जाएंगे। लिहाजा जो चीज़ें जिस तरीके से बिल्डअप की जा रही हैं उसका अल्टीमेट नुकसान इमरान खान साहब को होगा और उनकी पॉलिसीज़ को होगा, क्योंकि लॉन्ग मार्च के लिए इमरान खान साहब ने एक मैराथन पॉलिटिकल प्रैक्टिस का आगाज़ किया है। 6 मई से लेकर 20 मई तक कॉन्टीन्यूसली डेली बेसिस पर उन्होंने एक जलसा करना है, और ये जो 14 जलसे हैं ये बुनियादी तौर पर उनके लिए जो लोगों को अपने साथ जोड़ना, अपने बयानिए पर खड़ा करना और उनको इस्लामाबाद की तरफ लेकर आने की एक कड़ी है। लेकिन उस सूरत में जब आप तमाम लोगों को अपने सिवा या अपने हमायतियों के सिवा गद्दार करार दे देंगे तो फिर उसके नतीजे में यकीनी तौर पर एक अनारकी की फ़ज़ा पैदा होना ज़रूरी है। और इमरान खान साहब ने अपना जो पिछला जो लॉन्ग मार्च किया था, जो धरना दिया था, वहाँ पर तो ख़ुद इमरान खान साहब ने ऐसे प्रेसिडेंट्स सेट किए थे। पार्लियामेंट बिल्डिंग पर हमला किया था, PTV पर बिल्डिंग पर हमला किया था, और प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ जो प्राइम मिनिस्टर की रिहाइशगाह है जब इमरान खान साहब बाद में इक़्तिदार में आने के बाद वहाँ पर जाते रहे हैं, उसमें उसका घेराव करके उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को घसीट के बाहर निकाल के इक़्तिदार से अलग करने का खुद इमरान खान साहब ने कंटेनर पर खड़े होकर इस बात का ऐलान किया था। तो क्या मौजूदा हालात के अंदर जब इमरान खान साहब ने हक और बातिल का लड़ाई का एक मंजर क्रिएट किया हुआ है, ऐसी सूरत हाल में किसी भी तरफ के अगर जज्बात ज़रा से भी भड़क गए तो उसके नतीजे में बहुत बुरे हालात और बहुत बुरी सिचुएशन पैदा होगी। और ये वजह है कि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को बाज़ाब्ता तौर पर वार्निंग जारी की है। उनसे कहा है कि जनाब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें, अगर इससे बाहर निकले, इन लाइन से अगर आप बाहर निकले तो फिर उसके बाद गिला ना करना। और यही बात है जो शेख रशीद साहब ने की। शेख रशीद साहब बुनियादी तौर पर इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक ब्रिज का रोल प्ले करना चाहते हैं, और इमरान खान साहब के चूँकि बहुत सारे वो मीटिंग्स के अंदर मौजूद होते हैं, उनके बहुत सारे ख्यालात से वो बराह रास्त मुस्तफ़ीद होते हैं, और उनको आगाही है कि इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं, किस तरह सोच रहे हैं और वो आगे क्या करना चाहते हैं। लिहाजा उसी लाइन के ऊपर वो अपना जो बयान है वो बनाते भी हैं और उसको मीडिया पर नशर भी करते हैं। इसीलिए उन्होंने इमरान खान को कहा कि भाई तू जो सोच रहा है ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करने के नतीजे में वो जो दरवाजे हैं जो मुमकिन तौर पर कभी खुल जाए, हो सकता है 2 माह बाद खुल जाए, हो सकता है 6 माह बाद खुल जाए, हो सकता है साल बाद खुल जाए, वो दरवाजे अगर तुमने खोलने हैं तो फिर तुम्हें पाकिस्तान के अंदर ऐसी सिचुएशन नहीं बनानी जहाँ
پر حق اور باطل کی لڑائی کا منظر ہو، جہاں پر دو دوست ایک دوسرے کے پر گولی چلا رہے ہوں، جس طریقے سے آج گجرانوالہ میں ہوا، سیاسی بحث کے اوپر ایک دوست نے پستول نکالی، دوسرے دوست کو قتل کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں پر اس صورتحال کو بڑھا رہے ہیں، ایگریویٹ کر رہے ہیں، اس سچویشن کے اوپر پیٹرول ڈال رہے ہیں۔ اور شیخ رشید نے اسی وجہ سے ان کو کہا کہ بھائی یہ تمہارے گلے پڑ جائے گا، اس سارے عمل پر غور کرنا، کیونکہ جو دروازے میں کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کا یہ طرز عمل ان دروازوں کو ہمیشہ کے لیے بند کر دے گا، اور اگر وہ دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے تو پھر آپ کے لیے بہت ہی زیادہ پرابلم ہے، پھر راوی آپ کے لیے اقتدار نہیں لکھے گا، پھر اس کے ساتھ بہت کچھ اور ویلیو ایڈیشن ہو جائے گی جو آپ اس کو سنبھال نہیں سکیں گے۔ اور عمران خان صاحب کو یقینی طور پر اب اس صورتحال سے ان کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ خود یہ ان کے بیانیے کے اندر کنٹروورسیز ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ ایک جانب وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ سسٹم مجھے نہیں پسند، مجھے فوری طور پر الیکشنز کرانے ہیں، تو الیکشن کرانے ہیں تو کے پی کے کی گورنمنٹ توڑ دیں، وہاں پہ استعفے دلوا دیں، اسمبلی توڑ دیں، پنجاب سے استعفے دلوا دیں، ایک بحرانی کیفیت، ایک الیکشن کیفیت کو پیدا کریں گے، تبھی تو الیکشنز ہوں گے۔ ابھی تو آپ کے نیشنل اسمبلی کے اندر بھی لوگ جا کر اپنا اسپیکر کے سامنے جا کر یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے استعفیٰ دیا، کیونکہ جب ریلیف کی باری آتی ہے تو فواد چودھری صاحب خود اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش ہو کے کہتے ہیں کہ جناب میں تو لیتا کہ MNA مجھے ریلیف دے، اور اس چکر کے اندر ریلیف ان کو مل بھی جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صورتحال کو اگر آپ نے مینیج کرنا ہے پولیٹیکلی انداز میں، پولیٹیکلی، تو پھر آپ کو اپنی سوچ کو بھی تھوڑا سا پولیٹیکل کرنا ہوگا۔ ہر وقت ہوا کے گھوڑے پر سوار رہنا کسی بھی صورت مناسب نہیں، اور خاص طور پر اپنے دست راست کی بات پر توجہ دینا عمران خان صاحب کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر عمران خان صاحب نے یہ ٹرین مس کر دی تو پھر ان کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل صورتحال ہوگی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔